जय हिंद एवरीवन। आपका एक बार फिर स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे आज के मेजर न्यूज़ और एडिटोरियल और आर्टिकल्स जो यूपीएससी के लिए रेलिवेंट है। जो मेजर टॉपिक आज के एनालिसिस के लिए हमने सेलेक्ट किया है वो ये है। पहला है आईएनएस सुमित्रा, जिसको हमने देखा है कि अरेबियन सी में रिस्क ऑपरेशन, एक फिशिंग शिप था आयरन का, ईरान का, वो पायरेटी पायरेसी के मामले में इसको रिस्क किया है। तो थोड़ा सा हम हल्का सा जानने की कोशिश करेंगे कि ये आईएनएस सुमित्रा क्या है, क्या इसके फीचर्स है। फिर हम इसके बाद एक न्यूज लेंगे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेके है कि केरला ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास जो इम्प्लीमेंट नहीं किया है उसको लेके एक एनजीओ पहुंचे हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, उसके प्रोविजंस क्या है। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो काफ़ी न्यूज में था, फिर से न्यूज में आया क्योंकि एक मिनिस्टर ने बोला है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे काफ़ी जल्दी। तो हम थोड़ा सा जानेंगे कि सिटीजनशिप होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इसको डील करता है, और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये क्या ला रहा है। हमने अभी रिसेंट में देखा है कि जो फॉरेन सेक्रेटरी और जो अपने इंडियाज़ के नेबर्स हैं, इनके साथ हमारा इंटरेक्शन काफ़ी इंक्रीज हुआ है। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी का विजिट है, अपने जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनका विजिट है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है, पाकिस्तान के साथ भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर आया से रिलेटेड है ये। फिर हम बोल्ट एनिग्मा देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू द डाइवर्सिटी एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो होता है वो कैसे इम्पैक्ट करता है। तो ये हमारा ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट दोनों के अंडर में आता है, जीएस पेपर 1 एंड 3। तो ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। फिर एडिटोरियल पेज पे ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी के बारे में एक काफ़ी एनालिसिस है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है, जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी एंड इनइक्वालिटी। आफ्टर दैट टू सेम एडिटोरियल पेज पे ही हेल्थ सेक्टर को लेके एनालिसिस है कि कैसे हम लॉन्ग टर्म को इग्नोर करते हैं, शॉर्ट टर्म ये पब्लिक को शो करने के लिए जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड डिसीजन होता है उससे इम्पैक्ट आता है। शॉर्ट टर्म का जो शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में हम लॉन्ग टर्म गेन जो होता है उसको लॉस में होते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेके बहुत इसको एक तरीके से काफ़ी डिटेल में है, तो थोड़ा एक बार फिर मेंस पर्सपेक्टिव से इसको आज एनालिसिस करेंगे, एक रिकैप भी हो जाएगा। और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और ये जो इंटरव्यू है, तीनों के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बैटरी टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के को लेके, इसका हम देख रहे हैं कि काफ़ी पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल। इसमें नया डेवलपमेंट भी है टेक्नोलॉजी का, तो थोड़ा सा इसको भी हम आज कवर करेंगे। तो ये टॉपिक है जिसको आज हम कवर करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। जो फ्रंट पेज का न्यूज़ है, पहला न्यूज़ है टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इससे कुछ हमें रेलिवेंट नहीं है यूपीएससी के को लेके। एडी का यहाँ पे ऑफिशियल कैंपिंग हुआ है, जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं सोरेन जी, वहाँ पे। फिर उन्होंने कहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा हमारे खिलाफ चलाया जा रहा है। और ऑफिशियल ने कहा है कि हम लोग आपके दिल्ली एयरपोर्ट पे और आपके जो हाउस है वहीं पे कैंप करके बैठेंगे, देखते हैं कि आप कब तक आते हैं, हम लोग आपको को इंटरोगेशन के लिए लेके जाएंगे। दूसरा ये है कि ये भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि डीजीपी जो तमिलनाडु के हैं उन्होंने तमिलनाडु के गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि तमिलनाडु के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक एलिगेशन था। बीजेपी के लीडर ने बोला था कि जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है वो एंटी हिंदू है, क्योंकि जो राम टेम्पल का कॉन्सिक्रेशन फंक्शंस था उसको टेलीकास्ट करने से मना किया था, बैन किया था। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, सैकड़ों जगहों पे हमने टेलीकास्ट का इवेंट देखा है। इन्होंने ये एग्जांपल बताया है कि ये है, लेकिन ये इससे नथिंग टू डू विद द यूपीएससी सिलेबस। जो यूपीएससी के सिलेबस से रेलिवेंट है वो आईएनएस सुमित्रा ने अभी रिस्क ऑपरेशन किया है अगेंस्ट द पायरेसी। तो इसको देखते हैं कि क्या है आईएनएस सुमित्रा। ये सरयू क्लास का पेट्रोल विसल है, फर्स्ट थिंग। और अभी हमने इसको देखा है कि ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया एंड गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे ये पायरेटेड था। और किसको बचाया है इन्होंने? ईरान का जो फिशिंग वेसल है, ईमान नाम है, ईरान एंड ईमान, काफी मिलता जुलता नाम है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है, ये है सोमालिया
और यहीं पे पाइरेसी काफी ज्यादा था 2010 में, कुछ कम हो गया था 2010 के आते आते। लेकिन जब ये हाउसी अटैक यहाँ से होना स्टार्ट हुआ है इस रीजन में, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, इस सब रीजन में, रेड सी में, ये चोक पॉइंट है, ये जिबूती याद रखिएगा, इसको हम लोग कल भी पढ़ रहे थे, चाइना का यहाँ पे मिलिट्री बेस है, नवल बेस है, ठीक है। तो इस एरिया में है, तो इंडिया का सुमित्रा से हमने रिस्क किया है। एक बार इसका पिक्चर देख लेते हैं, ये है पिक्चर, ये जो सुमित्रा आईएनएस सुमित्रा का है। इसके बारे में फीचर्स क्या है कि ये जो है सरयू क्लास का ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, यहाँ पे ऑफशोर पेट्रोल वेसल। और दूसरी इसके बारे में आपको जानना है कि ये कोस्टल सिक्योरिटी एंड एंटी पायरेसी के लिए एक्सपर्टाइज है इसको। तो दैट्स सफिशिएंट, इतना ही आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आप जानिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, आप एक बार इसको भी थोड़ा देख लीजिए। कभी आपको जुडिशरी का क्रिटिसिज्म करना है तो जज टू जज चल रहा है वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में, एक जज दूसरे जज को क्रिटिसाइज कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अगर होता रहेगा फिर हमारा जो लोगों के नज़रों में जो इमेज है जुडिशरी का, वो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेके है, इसका बेसिक्स जानते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टू टाइप्स का होता है, एक तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट। तो ये जो केस केरला का है वो सिविल कंटेम्प्ट है। इन्होंने क्या बोला है कि विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द जुडिशियल ऑर्डर। तो देखिएगा यहाँ पे विलफुल डिसओबीडियंस है, लेकिन फिर भी सिविल है, इसको दिमाग में बैठाइएगा। ऑर्डर है, इनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी, इन्होंने कहा है कि हाँ हम चाहते थे कि जो बैकवर्ड क्लास लिस्ट है उसको अपडेट किया जाए, लेकिन हमने और सेंटर से भी मांगा था सेंसस जो था 2021 का, लेकिन गवर्नमेंट का जो डेटा आया उस सेंसस का वो सफिशिएंट नहीं था, तो एनजीओ ने इसको फाइल किया था, ठीक है। तो आर्टिकल 129 एंड 215, ये आर्टिकल 129 हाई सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का 215 हाई कोर्ट को देता है। क्यों जरूरी है, दिस इज नेसेसरी, क्योंकि अगर ये पावर नहीं हो तो कोई भी क्रिटिसाइज करेगा जुडिशरी का, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, क्या वैल्यू रहेगा, लेजिटिमेसी ही नहीं रहेगा, प्रेशर रहेगा हमेशा जुडिशरी पे कि लोगों का क्रिटिसिज्म होगा, कोई प्रेशराइज करेगा, सोशल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, इस सब को हटाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर दिया है। तो थोड़ा सा और बेसिक्स देखते हैं। आर्टिकल आप याद रखिएगा 215 हाई कोर्ट के लिए है और 129 सुप्रीम कोर्ट के लिए है। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर, लेजिस्लेटिव पावर है, वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट एक्ट भी बनाया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, और इसने दो तरीके से डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है। फर्स्ट सिविल कोर्ट, सिविल कंटेम्प्ट, एंड सेकंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट इट्स इन्वॉल्व द विलफुल डिसोबीडियंस, ऐसा पढ़ के लगेगा कि यही क्रिमिनल है, लेकिन ये सिविल है। इट्स इनकम्पास द डिसोबीडियंस एंड डिनायल ऑफ द अंडरटेकिंग्स गिवन बाय द कोर्ट। तो यहाँ पे होता है कि आप कोर्ट का ऑर्डर नहीं, लेकिन आप कोर्ट को स्कैंडलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, क्रिटिसाइज टू दैट एक्सटेंट दैट अंडरमाइन द अथॉरिटी, कोई उसका मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं रहा है इस लेवल पे। तो इसलिए ये देखिएगा कि क्रिटिसिज्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिंपल क्रिटिसिज्म हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट्स है, तो थोड़ा सा इसमें टसल चलता है। क्रिमिनल में है कि यही कि स्कैंडलाइज बाय द क्रिटिसाइजिंग एंड इन्वॉल्व इंटरफेरेंस, आप कोर्ट ही नहीं चलने दें, कहें कि नहीं चलने देंगे। ऑर्डर नहीं मानना अलग चीज है, ऑर्डर दिया ठीक है, उसके बाद तो और भी प्रोसीजर है। तो यहाँ पे केरला का कोर्स है वो सिविल कंटेम्प्ट का है। एक क्रिमिनल का देखता हूँ कि एक प्रशांत भूषण ने, जो कोविड चल रहा था उस टाइम पे, एक ट्वीट किया था कि ये हमारे तब के सीजीआई बोबडे, जस्टिस बोबडे हैं, और वो एक 50 लाख का गाड़ी पे पोज दे रहे थे। तो इन्होंने लिखा कि सीजीआई राइट्स 50 लाख मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू बीजेपी लीडर एट द राजभवन नागपुर विदाउट मास्क एंड हेलमेट। यहाँ पे उस समय कोविड चल रहा था, देखिए, और लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, इन्होंने नहीं लगाया, और बोला कि सुप्रीम कोर्ट को तो लॉकडाउन के नाम पे बंद करके रखा है, हमारे जो आम जनता है उनको राइट टू जस्टिस को जो एक्सेस है वो बंद करके रखा है, अपना देखिए उनका क्या कर रहे हैं बंद करके। तो इस पे जस्टिस बोबडे को अच्छा नहीं लगा था, इन्होंने कंटेम्प्ट कोर्ट लगा दिया था।
लेकिन इसका काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का खुद का एक निगेटिव लाइट में चला गया था इस केस को लेके कि आपके पास इतने सीरियस मैटर है, कोई आप पे थोड़ा सा कमेंट कर रहा है वो आप इन टॉलरेट नहीं कर पा रहे। तो दैट वाज द रीजन, और उसमें प्रेशर में आके सुप्रीम कोर्ट को अब क्या करे, 1 रुपए का फाइन लगाया था प्रशांत भूषण पे, तो उन्होंने दे दिया था। फिर भी उन्होंने बोला था कि इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, इट इज अगेंस्ट माई कंसाइंस। तो ऐसा था ये केस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम लेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके है। शांतनु ठाकुर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इन्होंने बोला है कि हम बहुत ही जल्दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लाने वाले हैं। तो आप पहले जानिए कि है क्या सिटीजनशिप, क्या है। इंडिया में जैसे आप सिटीजन नहीं है, कहीं बाहर से आ रहे हैं या आप इंडिया के ओरिजिन के हैं, आपके बच्चे बाहर में चले गए, आप जाके बाहर में रह गए और फिर भी उन लोगों को लेना है सिटीजनशिप, या किसी फॉरेनर को इंडिया बहुत अच्छा लगा उसको लेना है, या वो यहाँ पे जॉब करना है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 5 to 11 ये डिफाइन करता है सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप राइट को। और सिटीजनशिप एक्ट जो पार्लियामेंट को पावर देता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 11 के द्वारा, कि कोई भी लॉ बनाना हो वो पार्लियामेंट बनाएगा। तो पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 बना के रखा है। तो ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। और इसमें इन्होंने डिफाइन किया है कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, आपको सिटीजनशिप चाहिए होगा तो क्या क्या तरीका है। पहला है कि आप बर्थ, आप इंडिया में अगर सिर्फ पैदा हो गए तो ये था, लेकिन धीरे धीरे इस लॉ को चेंज किया गया कि बर्थ इस पर्टिकुलर डेट के पहले तो वहाँ पे आपके केवल फादर होने चाहिए, फिर दोनों पेरेंट्स में से एक को इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए और एक को इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा है, हम लोग जब सिटीजनशिप पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ेंगे। और सिटीजनशिप बाय डिसेंट मतलब आपके आपके जो पेरेंट्स हैं वो पहले से ही सिटीजनशिप है इंडिया का, आप बाहर में हो गए तो भी आपके रजिस्ट्रेशन करा के वो कर लेंगे। एक तो रजिस्ट्रेशन होता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, इसमें होता है कि आप इंडियन ओरिजिन है, जैसे ऊपर वाला था ना डिसेंट, और आपके फादर भी बाहर में जाके बस गए हो लेकिन उनके जो ग्रैंड फादर ये लोग इंडिया में हो, तो वो कुछ दिन रेजिडेंशियल यहाँ पे रेजिडेंट बन के यहाँ के सिर्फ व्हाट निवासी बन के वो 12 साल 11 साल ऐसे रूल है, वो उस एज को हम लोग देखेंगे जब सिटीजनशिप पढ़ेंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। और ये बाय नेचुरलाइजेशन रजिस्ट्रेशन के ही सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे इंडियन ओरिजिन की बात कर रहे थे। ये नेचुरलाइजेशन में कोई ओरिजिन नहीं है, फॉरेनर है, प्योर अफ्रीका से है, साउथ अमेरिका से है, नथिंग टू डू विद द इंडियन डिसेंट, तो भी उनको एक प्रोसेस है उनमें दे दिया जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो इसी नेचुरलाइजेशन प्रोसेस को, जो 11 साल रहना पड़ रहा था इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन करा के, वो 5 साल कर दिया है, थोड़ा सा इजी बना दिया है सिटीजनशिप का। तो ये इसका मेन मैटर है। और सिटीजनशिप बाय द इनकॉर्पोरेशन भी आपको मिल सकता है, क्योंकि जैसे हमने किसी नए टेरिटरी को कैप्चर कर लिया, या वो नया टेरिटरी का है कि हम इंडिया के ही साथ रहेंगे। जैसे कल को भूटान आके बोल दे कि हमें इंडिया के साथ रहना है, जैसे सिक्किम ने आके बोला था सिक्किम के सारे लोग अपने आप ही इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। जैसे कि भूटान अगर इंडिया में मिल जाए या मालदीव आ जाए तो वहाँ के सारे लोग नेचुरली वो इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे, वहाँ के जो सिटीजन है, ऐसा रूल है। ठीक है। टर्मिनेशन का भी प्रोसेस है। टर्मिनेशन का 3 प्रोसेस है, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड डिप्राइवेशन। रिनंसिएशन का मतलब ये होता है कि आप लिख के बोल दें कि अब मैं इंडिया का खुद को सिटीजन कंसीडर नहीं करता हूँ, ये लीजिए, और आपने इससे कुछ नहीं लेना देना है कि आपने कहीं और का सिटीजनशिप लिया है कि नहीं लिया है। सिर्फ आपने बोल दिया कि अरे अब हमें सिटीजन नहीं रहना इंडिया का, बस हो गया आपका ये रिनंसिएशन, नहीं आप हटा दिए जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है, उस समय वॉर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वॉर चल रहा है आप डर के लिख के दे दिए कि लड़ना नहीं पड़े, तो तब गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है। दूसरा है टर्मिनेशन, आप इंडिया का सिटीजनशिप है, लिख के कुछ नहीं दिया और चुपके से जाके आपने किसी फॉरेन का, जर्मनी का, इटली का या यूएस का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का आपने सिटीजनशिप कहीं कहीं का भी ले लिया, तो आपका अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा जो सिटीजनशिप है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल नहीं है। ठीक है। फिर है डिप्राइवेशन ऑफ सिटीजनशिप।
तो ये इन दोनों का देखिएगा, ये दोनों सिमिलर ही लग रहा है, एक में लेकिन लिख के देगा, एक में ये नहीं बोलेगा, जाके दूसरे का एक्वायर कर देगा, तो अपने आप ही वो चला जाएगा। थर्ड में है जो हम अभी पढ़ रहे थे, नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर करना। तो उसमें रूल होता है ना कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं हो, आपके फादर या मदर्स में से कोई सिटीजनशिप हो, लेकिन ऐसा आपके साथ है नहीं, आपने नकली पेपर बनवा लिया और आपने प्रूफ कर दिया कि हाँ आप इलीगल माइग्रेंट्स नहीं है और आपके फादर यहीं के सिटीजन है, डिस्पाइट कि वो नहीं है, तो वहां पे क्या करेगा, तो गवर्नमेंट तो पहले दे देगा, फिर जब वेरिफिकेशन या आगे से कहीं से कंप्लेन आएगा तो वो डिप्राइव कर देगा आपको। और उसमें रूल भी है कि आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं हो, जैसे आप नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन से ले लिए और कुछ ऐसा क्राइम कर लिए, वो डिफाइन है, तो उन सब केस में भी आपका डिप्राइव कर दिया जाएगा। जब सिटीजनशिप पढ़ेंगे तो ये काफी डिटेल में हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में बना, उसने क्या करा, वो जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस था उसमें जो 11 साल था, उसको 5 साल कुछ कम्युनिटी के लिए किया है। वो कम्युनिटी है हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियन। इस मुस्लिम्स को छोड़ के टोटल 7 मेजर रिलीजन इंडिया में है जो रिकॉग्नाइज है। एक को छोड़ के 6 को बोला कि आप ले सकते हैं सिटीजनशिप 5 ही साल में, और कंट्री डिफाइन किया कि बांग्लादेश से आए हो, पाकिस्तान से आप आए हो और अफगानिस्तान से आए हो, ये 3 कंडीशन रखा, तो आपको 5 ही साल में। तो इसका काफी क्रिटिसिज्म चल रहा था कि आपने रिलीजन के बेसिस पे आपने बोल दिया कि ये है, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि प्रियम्बल में ही वो बोल रहा है कि सोवरिन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, आपने उसको वायलेट किया है। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हमने वायलेट नहीं किया, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स कम थे, हम प्रोविजन बना सकते हैं, और वहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है वो इन कम्युनिटी का ज़्यादा है। फिर लोगों ने काउंटर करा कि अगर इन लोगों का ज़्यादा है फिर तो वहाँ पे कई ऐसे कम्युनिटी, रोहिंग्या है, सोहरावर्दी है और अहमदिया है, जो वहाँ के मुस्लिम सेक्ट में ही है, उनका नंबर सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन में है। तो आप प्रोसिक्यूशन के आधार पर दीजिए, आप ये रिलीजन क्यों ला रहे हैं, ठीक है। और एक और विरोध चल रहा था कि जो श्रीलंका से रिफ्यूजी इतने ज्यादा आए हुए हैं, उनको भी तो आप प्रोवाइड कीजिए, उनको क्यों एक्सक्लूड करके रखा है। तो ये सब लेके तो गवर्नमेंट का ये था कि हमारे पास रिसोर्स नहीं है, मुस्लिम माइग्रेट अगर मेजोरिटी में है उनको हम करें तो हम उतना नहीं कर पाएंगे, इंटरनल टसल भी हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, ये सब गवर्नमेंट का था। तो आप इसको बस ध्यान में रखिएगा क्या मैटर है। एक और यहाँ पे याद रखिएगा, जो ये सेक्शन ऑफ द मटुआस कम्युनिटी, ये एससी कम्युनिटी में आते हैं और ये माइग्रेट किए हुए हैं, जो अभी बांग्लादेश है, पहले ईस्ट पाकिस्तान था, वहां पे इनका प्रोसिक्यूशन हुआ था, ये लोग आए थे। फिर एक राजबंशी कम्युनिटी, इनका भी इश्यू आ रहा है, तो आप इन लोगों को थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा को लेके हम देखते हैं कि 56 राज्यसभा सीट का इलेक्शन होने वाला है। तो बेसिक्स चीजें जानिए कि क्या क्या बेसिक्स है इसका। पहला बेसिक्स ये है कि जो एलिजिबिलिटी एज का है राज्यसभा मेंबरशिप का, वो 30 ईयर है। औरों के केस में जैसे एमएलए या एमपीज जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं, और जो लोकसभा है उनका 25 ईयर्स है, ये डिफरेंस है। ये भी याद रखिएगा जो लोकल बॉडीज का है, और जैसे ग्राम सभा, इनमें 21 ईयर्स है, तो थोड़ा ये डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। तो वन थिंग इज दिस, सेकेंड थिंग इज दिस कि लोकसभा राज्यसभा में जो मेजर डिफरेंस होता है, लोकसभा परमानेंट बॉडी नहीं है, राज्यसभा परमानेंट बॉडी है। इसका मतलब वो कभी डिजॉल्व नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा ना कि प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व, समन, प्रोरोग द लोकसभा, बट दिस पावर इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है कि हमेशा वहां पे कोई ना कोई डिस्कशन को रहेगा, के लिए रहेगा, ठीक है। और उसका प्रोविजन ये है कि जो 6 इयर्स का टर्म होता है उसके मेंबर का, ठीक है, और लोकसभा का 5 इयर्स। तो 2-3 चीजें आप जान लीजिए। उनका इलेक्शन का भी एक अच्छा है कि इलेक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कि ये हुआ कि जैसे यहाँ पे 100 लोग हैं और यहाँ पे 10 सीट है, ठीक है। 100, जैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट पीपल डू नॉट इलेक्ट, पीपल इलेक्ट एमएलए, एमएलए लोग वोट करते हैं उनको, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो वोट करते हैं,
एक यूपी का इलेक्शन केस लेता हूँ, हाइपोथेटिकल। 100 एमएलए है यूपी में, ठीक है, और 10 सीटें खाली हुई हैं यूपी से। तो अब क्या होगा, ये सोचे कि बीजेपी के 70 एमएलए हैं और सपा के 20 एमएलए हैं और कांग्रेस के 10 एमएलए हैं, ये केस है, ठीक है। इसमें हम बीएसपी भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम ऐसे ले रहे हैं, बीजेपी, एसपी एंड कांग्रेस। यूपी का केस है इसीलिए कांग्रेस को 10 ही सीट दे रहे हैं। अब 10 सीट में क्या होगा, ये डिवाइड होगा प्रोपोर्शन में। अगर 70 है बीजेपी के तो 7 को ए सेलेक्ट, 7 सीट इनको दे दिया जाएगा, 2 सीट इनको दिया जाएगा और 1 सीट इनको दिया जाएगा कांग्रेस को, क्योंकि प्रोपोर्शन में दिया जाएगा, ठीक है। नॉर्मल इलेक्शन होता तो क्या होता, 10 के 10 सीट बीजेपी को चली जाती है अगर उनके पास 70 वोट होता। क्योंकि अगर नॉर्मल इलेक्शन में क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, वहां पे सिर्फ एक मेंबर को कहते हैं, तो ऐसे 10 कॉन्स्टिट्यूंसी हम कर देते हैं, हर जगह कांग्रेस बीजेपी के 10 लोग होते हैं, 70 लोग होते हैं, ठीक है, 70 लोग होते हैं। वोट पड़ता तो 70 बीजेपी के पक्ष में जाता, 20 एसपी के और 10 कांग्रेस के। तो जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम होता है, उसमें जो सबसे ज्यादा वोट पाता है उसको हम दे देते हैं, इज रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ वोट। अगर 70 छोड़िए, अगर यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ नॉर्मल वोटिंग प्रोसीजर होता है और बीजेपी को अगर मिला 40 वोट, सपा को मिला 35 और कांग्रेस को मिला 30, तो भी 40 पाने के कारण ये हर सीट पे बीजेपी का विन होता है। तभी हम देखते हैं कि 40% वोट पाके भी 80% 90% सीटें जीत जाते हैं, क्योंकि यही रीजन है। दिस इज द बेसिक थिंग यू शुड नो अबाउट दिस राज्यसभा। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे पार्लियामेंट तो वी विल कवर अदर थिंग। ये काफी अच्छा डेवलपमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ये जो हमारा फॉरेन इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट में अभी हम अप्रोच देख रहे हैं इंडिया का। इसमें हमने ये देखा है कि हम सारे जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान के साथ भी इंगेजमेंट बढ़ा लिया, तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। अभी हमने देखा है कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है ये विनय क्वात्रा, ये हमने देखा है कि अभी इनका है कि भूटान के पे है और भूटान पे हमारा स्पेशल फोकस है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो जेलेफू मेगा मल्टी माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट है, इसको हम डेवलप कर रहे हैं। क्यों ऐसा भूटान के साथ है, देना भी चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा है कि भूटान का जो रिलेशन है चाइना के साथ वो काफी इंक्रीज हो रहा है। पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन भूटान का किसी देश का नहीं था, अभी चाइना से डीलिंग हो रही थी कि डिमार्केट कर रहे हैं, इनका जो बॉर्डर इशू चल रहा है तो ये आपस में ही सलट रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि इंडिया का इंटरेस्ट उसमें सर्व हो रहा है कि नहीं। चाइना प्रेस कर रहा है भूटान को कि आप हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी रखिए, तो इसको भी लेके हमारी अभी अप्रीहेंशन है। तो इंडिया चाह रहा है कि ये जो भूटान का अभी तक सिर्फ इंडिया के साथ एक इंक्लाइनेशन रहता है उसको बनाए रखा जाए। बांग्लादेश का काफी हमारा कोऑपरेशन बढ़ चढ़ के हो रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा कि वहाँ का इलेक्शन हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ वहाँ का इलेक्शन का, लेकिन इंडिया सपोर्ट में खड़ा था। तो वहाँ के मिनिस्टर ने भी बोला है हाँ इंडिया सपोर्ट में खड़ा है। कुछ इशू है जो बांग्लादेश को लेके है, वहाँ का जो बॉर्डर है मिजोरम के साथ, वो मिजोरम का राखिन प्रोविंस है, वहाँ से रोहिंग्या रिफ्यूजी काफ़ी इमिग्रेट किए हैं बांग्लादेश में भी इंडिया में भी, तो चाहते हैं कि सेटलमेंट हो जाए। सिविल वॉर भी चल रहा है म्यांमार में, उसको लेके भी है। वहाँ की जो कम्युनिटी है चीन, वो भी माइग्रेट की है मिजोरम में, तो इस इशू को देख रहे हैं। श्रीलंका का हमने देखा कि श्रीलंका का जो कोऑपरेशन है इंडिया के साथ अभी बढ़ रहा है। जैसे इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को जो ऑर्गेनाइज किया है, श्रीलंका का भी उसमें सपोर्ट रहा है। श्रीलंका जो चाइना के साथ डेट रेप से अभी इकोनॉमिक क्राइसिस था, उससे इन्होंने सबक सीखा है। तो अभी उनका जो इंडिया के साथ जो है सॉफ्ट वो एटीट्यूड है, जैसे कि मालदीव अभी तो हॉट एटीट्यूड आ गया, लेकिन श्रीलंका पहले श्रीलंका का भी हॉट था लेकिन अभी बहुत सॉफ्ट है, हार्ड एंड हॉट, ओके।
पाकिस्तान के साथ काफी अच्छा डेवलपमेंट था। अभी हमने 2019 के बाद जो अटैक हुआ था टेररिस्ट, उसके बाद देखा था सारा डिप्लोमेटिक रिलेशन बंद कर दिया था। लेकिन अभी हमने देखा है कि वीजाज एक्सचेंज हुए डिप्लोमेट्स के, और हो सकता है कि जो हमारा हाई कमीशन इस इलाहाबाद और दिल्ली में है, तो एक दूसरे के डिप्लोमेट्स अब वहाँ पे अपना ऑफिस रिज्यूम करेंगे। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बात होती रहती है। तो जो एक्स्ट्रा जो नॉन स्टेट एक्टर है उनका जो चांस होता है पावर दिखाने का, कैप्चर करने का, वो कम हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो इन्वायरमेंट साइंस ज्योग्राफी दोनों को लेके है। एक न्यूज है कि हम बोल्ट एनिग्मा, तो एक ये पॉलीमैथ, जो एक इंसान जो काफी एरिया में अपना एक्सपर्टाइज दिखाया होता है उसको पॉलीमैथ कहते हैं। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड बायोलॉजी के एरिया में। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम था, इन्हीं के नाम पे ये हम्बोल्ट इनिग्मा है। इन्होंने एक थ्योरी दिया था कि जहाँ पे जैसे डाइवर्सिटी अलग अलग एलिवेशन पे, अलग अलग रीजन पे डिफर कर जाता है, और इनका मेन था कि ट्रॉपिकल एरिया में मैक्सिमम डाइवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पे सन रेज का जो रेज है वो इंटेंस है, सबसे ज़्यादा है, तो आइसोलेशन ज़्यादा है यहाँ पे, और दैट्स वाई द एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ पे जो वहाँ का इकोलॉजिकल नीश है वो सुटेबल बन जाता है फॉर द कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इन्होंने ऐसा बोला था। ठीक है, तो अभी रिसर्च इस पे चल रहा था, और साइंटिस्ट जो ज्योग्राफर थे उन्होंने कंपाइल किया, उन्होंने इस पे नया पर्सपेक्टिव दिया है। इन्होंने देयर ओन वर्जन ऑफ द लिंक बिटवीन द बायोडाइवर्सिटी एंड माउंटेन, और खासकर ये जो डिविएशन दिख रहा है वो माउंटेन के केस में दिख रहा है कि कई माउंटेन जो इस बोथ ट्रॉपिक्स के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक बार ट्रॉपिक्स को एक बार मैं मैप में बना देता हूँ। ट्रॉपिक्स ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, और ये टॉपिक ऑफ कैंसर, और ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। ओके, तो इसके बीच का जो रीजन है यही है ट्रॉपिक्स, इसी को ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और ये जो इक्वेटर्स के 5 डिग्री आगे पीछे होता है इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। ठीक है ना, थोड़ा ये याद रखिएगा। तो इसके आगे पीछे भी हमने डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखा है, खासकर माउंटेन के केस में। तो एक केस देखिएगा कि वेस्टर्न, जैसे अभी केस ले कि जो इंडिया का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नीचे जो साउथ का एरिया है वो टॉपिक्स में आता है। यहाँ पे हमने देखा कि वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका में बायोडाइवर्सिटी हाई है, लेकिन हमने देखा कि इससे भी ज्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी ईस्टर्न हिमालयन रीजन में है, डिस्पाइट दे आर एबव द टॉपिक्स, तब भी है। और हमने ये देखा है कि जो पोर्चिंग बोर्ड्स की ये खासियत है कि उनका जो टो होता है उसका स्पेशल शेप होता है। ये देखिएगा, ये शेप है पोर्चिंग वो। ओके, पोर्चिंग बोर्ड कहाँ है, ये है, ये जो शेप है फर्स्ट वाला एनिसोडैक्टाइल। तो ये वाला जो है, जो ये जो दिख रहा है ना आपको एनिसोडैक्टाइल, ये शेप का होता है। तो यहाँ पे ऐसे पोर्च बोर्ड का जो डाइवर्सिटी है वर्ल्ड में सेकंड है, इतना डाइवर्स है। और जो रिवर बोर्ड है उनका सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, ये इतनी डाइवर्सिटी है। तो इन्होंने बोला है कि इसका तो हिस्टोरिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि डिफरेंट हिस्टोरिकल टाइम पे जो ये माउंटेन है वो फोल्ड होते हैं, तो उनका जो शेप है, एलिवेशन है, वो चेंज होता है, और एलिवेशन के अनुसार ही जो डाइवर्सिटी है वो चेंज होता है। जो अभी देखेंगे उसके बॉटम लेयर पे जो उसका स्टार्टिंग होता है, वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप के मिलेंगे, एवरग्रीन बायोम्स। बढ़ते जाइए तो चेंज होते जाएगा, एल्पाइन में आएगा, फिर टुंड्रा में आ जाता है। टुंड्रा जो एकदम इक्विटो जो पोलर एरिया में जहाँ पे काफ़ी लो टेम्परेचर और हार्श कंडीशन में जो वेजिटेशन होता है उसको टुंड्रा बायोम कहते हैं। तो वहाँ पे वेजिटेशन जो प्रिसिपिटेशन होता है कम होता है, तो चांस नहीं होता है कि डाइवर्सिटी का। तो दिस इज ऑल अबाउट
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग लेंगे, ये तो बिहार में जो चल रहा है नीतीश कुमार, दिस इज नॉट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यही है कि यहाँ पे इन्होंने दिया है कि कितनी बार उन्होंने शिफ्ट किया। 2017 2015 में किसी और के साथ वो इलेक्शन लड़े, 2017 में किसी और को ज्वाइन किया, 2020 में किसी और को के साथ इलेक्शन लड़े, 2022 में किसी और को ज्वाइन किया, फिर अभी उन्होंने फिर शिफ्ट कर लिया। तो ये शिफ्टिंग चल रही है, इससे ये बोल रहे हैं कि जो वोटर्स का सेंटिमेंट है उसको आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल उसका यही है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि ग्रोथ हमेशा नहीं होता है सोल्यूशन फॉर द बेटर सोसाइटी। इन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है ग्रोथ, जैसे इस किस टेक्स्ट में इन्होंने लिखा है, यहाँ पे पैराग्राफ में दिया है कि आजकल ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने की बात हो रही है। मोदी जी कह रहे थे कि हम 5 ट्रिलियन पहुंचेंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी बात कर रही है, जैसे कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने भी बोला है कि हम 1 ट्रिलियन अपने स्टेट का पहुंचा देंगे। फिर इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो वर्ल्ड के लीडिंग नेशंस का फोरम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, उन्होंने बोला है कि इंडिया का तो इकोनॉमी 10 ट्रिलियन बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि ग्रोथ हैज नथिंग टू लेजिटिमेट एस्पिरेशन इन इंडिया व्हेन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एट टू अटेन द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ग्रोथ इंडिया में जो है वो कुछ लोगों के बेनिफिट के लिए हो रहा है, जो मैक्सिमम बॉटम पे है उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफी बेकार है, ये इन्होंने ऐसा बोला है। ग्रोथ प्लस राइजिंग इनइक्वालिटी, ये देखा गया है कि ग्रोथ तो है लेकिन इनइक्वालिटी भी साथ साथ बढ़ रही है। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा कि आपको लगेगा कि वेज बढ़ा है, लेकिन वेज जो इन्फ्लेशन है उसके साथ उसका कंपेयर करें तो उतना इंक्रीज नहीं हुआ। जैसे कि कोई 2009 में 100 रुपए उसका वेज था और 2024 में उसका 250 हो गया। ठीक है, ऐसा हम कंपेयर करते हैं। 2010 में जैसे ये दाल खाता था 40 रुपए का, 20 रुपए का आटा और चावल खाता था, और 20 रुपए का वो गैस जलाता था। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें तो ये 80 रुपए का खाता है, 50 रुपए का इसका चावल और गेहूं में जाता है, और 60 रुपए का गैस का जाता है। जो ओवरऑल कम इसका इंक्रीज हुआ है, वो जो पहले खाता था उसी में अभी भी कंज्यूम हो जा रहा है डिस्पाइट इंक्रीज इन दैट। जो ये पहले सोचता था कि थोड़े और पैसे मेरा इनकम बढ़ेगा, जो 150 बढ़ेगा तो उसका मैं मिल्क लाऊंगा, फिर पनीर खाऊंगा, फिर अपने बच्चे के लिए हॉर्लिक्स भी लाऊंगा, ये जो एस्पिरेशन है वो फुलफिल नहीं हुआ क्योंकि इंक्रीज वेज कंज्यूम इन द इन्फ्लेशन। तो रियल जो इंक्रीज है वो नहीं है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो रियल वेज रेट है वो 4.5 ही इंक्रीज हुआ है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। इन्होंने ये भी बोला है कि डेटा भी नहीं गवर्नमेंट दे रही है कि हम कंपेयर कर सकें। यहाँ पे रिलक्टेंस टू सप्लाई द डेटा गवर्नमेंट। तो इन्होंने कहा कि हम किससे फिर कंपेयर करें, तो कुछ एनजीओज हैं जो अपने रिपोर्ट निकालते हैं, जैसे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आती है, ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब एक एनजीओ है, वो पब्लिश करते हैं। तो इन्होंने ये सो किया है कि बहुत ही लिटिल डिफरेंस पुअर के लिए है जो ग्रोथ रेट है। फिर इन्होंने एक और डेटा दिया है कि लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये तो गवर्नमेंट एजेंसी है, इनका दिया है कि इन्होंने अभी मेल वर्कर्स का वेज निकाला था, वो भी वुमेन्स का नहीं निकाला है, जबकि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में है पर्टिकुलरली द इन द एग्रीकल्चर फील्ड वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक बायसनेस शो करता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 35% of the India's workforce real wage have not grown since 2014, and though there is the growth in economy, per capita income जो है वो stagnate ही रहा है। तो ये सब इनका है। तो कभी इनइक्वालिटी ग्रोथ का कंपेयर करने का है तो बीच में अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट देना है तो आप ये लिख सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि अनइक्वल सोसाइटी किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। जो अभी रिच है उनको भी अब डर लगने लगता है, तो उनका गेटेड कम्युनिटी आजकल बनाने लगे हैं। कहीं ना कहीं जो खाइयाँ हैं, जो वायलेंस भी स्टार्ट हो जाता है, हेल्थ डिसऑर्डर तो होता ही है। तो ये सब है, खासकर ग्रोथ एंड इक्वालिटी का कभी आपको कंपेयर करना हो तो कुछ एग्जाम्पल इसमें से आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पॉपुलिज्म डजंट हेल्प पब्लिक हेल्थ को लेके है, कि ये बोल रहा है कि जो
आप जैसे पॉलिटिकल डिसीजन होता है हेल्थ को लेके, वो कई बार होता है कि तुरंत रिजल्ट दिखाना होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आपको डिसीजन लेना होता है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट उस एरिया में करेंगे, जैसे वैक्सीन बनाना स्टार्ट करते हैं और उसको एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, तो उसको मतलब उसका रिजल्ट दिखने में 10-15 साल लग जाते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो स्मॉल पॉक्स था या पोलियो था, न्यूनेटल टेटनस या मिशल था, इन सबों का वैक्सीन हम बहुत पहले स्टार्ट किए थे, लेकिन अभी रिजल्ट उसका आ रहा है कि एकदम एलिमिनेट कर दिया हमने। तो हेल्थ सेक्टर पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी प्रेशर कम किया है और ओवरऑल बर्डन भी कम किया है। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो हमारा अभी पॉलिटिकल लीडरशिप का जो होता है कि तुरंत हमें बेनिफिट दिखा के हमें वोट पाना होता है, इस चक्कर में जो हमारा लॉन्ग टर्म का एरिया होता है, जैसे कि वेक्टर बायोनोमिक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव वैक्सीन, इसमें हम वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, तो इससे इनका काफी निगेटिव इम्पैक्ट आता है। ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट देखना चाहिए वो मिलता नहीं है। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि हमने अभी होलिस्टिक नरिशमेंट के लिए पोषण अभियान चलाया था, पोषण अभियान, और उसमें एम रखा था कि 2% स्टंटिंग घटा देंगे, 2% अंडर न्यूट्रिशन घटा देंगे, 2% अनीमिया घटाएंगे, 3% अनीमिया, और लो बर्थ 2% पर ईयर घटाएंगे। लेकिन अभी हमने देखा है कि कोई इसका उतना इम्पैक्ट नहीं है। देयर हैज बीन द इंक्रीज इन द दिस चाइल्ड अंडर द 5 स्टंटिंग, ये बढ़ा ही है। जो हमने सोचा था घटाएंगे, 32 से अब 35 हो गया है, ठीक है। फिर देखिएगा प्रिवलेंस ऑफ अनीमिया जो वीमेंस में है वो 58 से बढ़ के 67% हुआ है। 5 से जो 6 से 59 साल के जो एज है उसमें, और 54 से बढ़ के 59 हुआ है जो 15 से 19 साल के ये है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया। फिर टीबी के भी केस में देखा है कि ये टीबी के भी केस में हमारा इंडिया का जो है वो इंक्रीज हुआ है। यूनाइटेड स्टेट में उन्होंने काफी कम कर लिया है। दिस इज द फैक्ट, यहाँ पे ये सब फैक्ट दिए हुए हैं। और ये सब प्लानिंग आपको जब भी करना होता है तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो होता है, जैसे कि पॉवर्टी, सैनिटेशन, ओवर क्राउडिंग, इन सबों का इम्पैक्ट काफी लॉन्ग टर्म होता है इस इन सब बीमारियों में। इसमें आपको बिहेवियरल चेंज भी करना होता है, ठीक है। तो एक ये जो प्लानिंग होना चाहिए काफी कनेक्टेड, काफी एक तरीके से इंटरलिंक्ड होना चाहिए, कि एक का इम्पैक्ट जैसे आप सैनिटेशन पे कर रहे हैं, साथ साथ वैक्सीनेशन पे भी कर रहे हैं, और भी एरिया में कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि एक प्रॉपर तरीके से आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आप प्रिवेंटिव मेजर भी ले रहे हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ को भी देख रहे हैं, और इन्वायरमेंटल हेल्थ को भी देख रहे हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे हम कोई डिसीजन मेकिंग एकदम एकदम क्लियर कट रखें। जैसे उन्होंने कहा कि एक सेपरेट हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो ये टफ डिसीजन उतना नहीं ले सकते, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में हो तो इम्प्लीमेंटेशन काफी इफेक्टिव होता है। जैसे उन्होंने कहा कि स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी का जो है, हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है, तो काफी ग्रोथ है कंटिन्यूअसली इसमें। सेम हमने देखा है कि अगर ये हेल्थ मिनिस्ट्री को स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर के अंडर में कर दे तो इसका इम्पैक्ट काफी पॉजिटिव पड़ेगा। तो इन्होंने बोला है कि ये सेपरेशन ऑफ द हेल्थ केयर डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पॉलिसी गोल्स इज ए क्रूसियल, और वो हमें करना होगा कि हमें इसे हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लेके गोल अपने सेट करने होंगे। दिस इज ऑल अबाउट फॉर द दिस न्यूज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम ले रहे हैं वो साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेके है। जीएस पेपर 2 में, मेंस में काफी काम आ सकता है, प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है। कुछ फैक्ट आप याद रखिएगा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ये याद रखिए कि हमने, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में से ही हमारा अलग अलग इलेक्शन होता था। 1952 से लेके 1967 तक कंटिन्यूअस हमारा लोकसभा, राज्यसभा, नहीं राज्यसभा नहीं, ये राज्य का जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका, राज्य विधानसभा, ओके, लोकसभा एंड विधानसभा, लोकसभा विधानसभा का साइमल्टेनियस इलेक्शन होता रहा है, ठीक है। 1967 में देखते हैं पॉलिटिकल चेंज होता है, कांग्रेस की कई जगहों पे गवर्नमेंट गिर जाती है। कांग्रेस 1959 तक, 69 तक आते आते थोड़ा सा उसमें खुद डिवाइड हो जाता है। तो हम ये सब देखते हैं कि इलेक्शंस जो गवर्नमेंट होती है वो प्रीमेच्योर ये डिजॉल्व करना पड़ता है। तो तभी से इलेक्शन अलग अलग हो गया। पार्लियामेंट का भी टाइम से पहले हुआ, और जो स्टेट्स हैं उसमें कई जगहों पे गवर्नमेंट चेंज हुआ। तो 2019 तक आते आते हमने देखा है सिर्फ 4 इस राज्यों का विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ हुआ था। उड़ीसा भी उसमें से एक था।
यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन, दोनों ने अपना रिपोर्ट दिया है, बोला कि हाँ साइमल्टेनियस इलेक्शन के फायदे हैं, उन्होंने यहाँ पे बताया भी है कि कैसे कराया जा सकता है। उसके पहले हम देखते हैं कि क्या प्रॉस है। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन करें तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, गवर्नेंस इंप्रूव होगा, गुड गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो एफिशिएंट हो जाएगा, और सोशल कोहेशन वो इंप्रूव होगा। कॉस्ट क्योंकि उन्होंने बोला है कि 4,000 करोड़ पर इलेक्शन का लगता है, और ये तो सिर्फ ऑफिशियल जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, बाद में पार्टी भी खर्च करती है, कैंडिडेट भी खर्च करते हैं, तो वह और ज़्यादा होता है। फिर इन्होंने कहा है कि 5-6 हर साल स्टेट में इलेक्शन कराना पड़ता है, और उसके कारण जो वहाँ के मिनिस्टर्स एंड पार्टीज होते हैं वो परमानेंट कैंपेन मोड में होते हैं। मोदी जी हर साल ही कहीं ना किसी स्टेट में चले जाएंगे इलेक्शन कैंपेन्स में, अपोजिशन लीडर भी जाते हैं, तो वहाँ पे लगता है कि इलेक्शन ही चल रहा है, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, फिर आपका 40-45 दिन इन सबों में जो नए स्कीम नहीं कर सकते हैं या कुछ डिसीजन लेना है, कुछ नया इनिशिएटिव लेना है, वो सब बंद हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बात करें, जैसे कि इलेक्शन होता है तो उसमें हमें सिक्योरिटी फोर्स को भी डिप्लॉय करना पड़ता है। अब हमें जो सिक्योरिटी थ्रेट एरिया है, जैसे कि नक्सलाइट एरिया है या बॉर्डर के पास जो गश्ती कर रहे होते हैं जो हमारे, उनको लाना पड़ता है, तो इससे उनका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी लगता है। फिर वहाँ पे हम सिक्योरिटी को भी लेके थोड़ा सा अपना जो स्मूथनेस है वो थोड़ा वो हो जाता है। बिसाइड दैट, पोलराइजिंग कैंपेन, अब वो इतना कंपटीशन है पॉलिटिक्स में कि धर्म जाति सबको लेके होता है, तो समाज जो होता है धर्म जात जब इलेक्शन होता है उस समय और ज्यादा बढ़ता होता है कि मंदिर को लेके डिमांड हो जाएगी, मस्जिद को लेके डिमांड हो जाएगी, किसी और कास्ट के ओबीसी में एससी एसटी लिस्ट में ले जाने की डिमांड होगी, और ये सब चीजें बढ़ती जाती है। जो नहीं है लिस्ट में उसको कहेंगे कि उनको आप ओबीसी का दिला दीजिए, ऐसे ऐसे डिमांड चलने लगते हैं, तो ये समाज भी बट जाता है। ये सब चीजें उन्होंने कहा है कि ये सब फायदे होंगे अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करा दें, यहाँ से यहाँ तक सब फायदे हैं। यहाँ पे बोला कि क्या चैलेंज है, इन्वॉल्व चैलेंज है। इन्होंने बोला कि ये फेडरल जो सिस्टम है इसी को चैलेंज करेगा। सबसे बड़ा तो चैलेंज है कि इसको फेडरल सिस्टम है उसी को बोलेगा, क्योंकि इसके अंडर में जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो नेशनल जो डिमांड है, नेशनल इशू है, वो ओवर शैडो कर जाएंगी जो रीजनल एंड स्टेट इश्यूज है। अब हर बात पे पाकिस्तान चाइना का मुद्दा आ जाएगा, नथिंग टू डू विद द स्टेट। स्टेट का जुरिडिक्शन है ही नहीं, टोटल जुरिडिक्शन तो यूनियन गवर्नमेंट का है फॉरेन अफेयर्स पे। लेकिन जब इलेक्शन होता है स्टेट का, हमने देखा है कि हमने भारत पाकिस्तान चाइना का मुद्दा उठता है, तो ये हमने देखा है कि तब और ये डोमिनेट करेगा, और ये डिट्रीमेंटल टू द फेडरल स्पिरिट है। और एज पर द एस बोमई केस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो फेडरल है, इंडियन स्टेट का जो नेचर है फेडरल है, और स्टेट और यूनियन दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली उनको उनका एरिया दिया हुआ है फंक्शन करने का। फिर इन्होंने बोला है कि लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी, जैसे कि होता है कि 5 ईयर टेन्योर फिक्स है एज पर द जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इन्होंने बोला है कि लॉस ऑफ मेजॉरिटी एंड नो अल्टरनेटिव के गवर्नमेंट गिरती है तो फिर इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन कराना होता है। स्टेट लेवल पे प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 357 के 56 के अंडर में, तो हमें रिजॉल्व करना पड़ता है स्टेट लेजिस्लेचर। तो इन्होंने कहा कि ये सब आर्टिकल 83, 85, 172, 175, ये आर्टिकल थोड़ा याद रखिएगा, आपको लिखने के काम आएगा। ये सबको अमेंड करना पड़ेगा, आर्टिकल 356 को भी अमेंड करना पड़ेगा, ये तो आपको याद रहेगा, ये तो इजी है। फिर हमने जो कई कमेटी बनी, जैसे लॉ कमीशन ने 1999 में रिपोर्ट दिया था, बताया था ये सब मेथड की कैसे करा सकते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस का जो कमेटी था उन्होंने भी दिया, उन्होंने ये सब मेथड दिया। उन्होंने क्या बोला है कि इलेक्शन टू द लोकसभा को कराइए 2 फेज में करके, एक साइकिल में कराइए कि लोकसभा को ले लीजिए और हाफ ऑफ द स्टेट को ले लीजिए, ठीक है, 1 साइकिल। सेकेंड स्टाइल में जो बचे हुए स्टेट हैं उनका आप इलेक्शन करा लीजिए, 2.5 साल में ये एक बार साइकिल बना लीजिए, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसे कोई नहीं देगा, जैसे होता है ना कि आप मेजोरिटी चेक करते हैं कि जो गवर्नमेंट जो पार्टी रूल कर रही है उसके पास मेजोरिटी है या नहीं, या जो कोलिशन, तो यहाँ पे आप
नो, इंडिया में ये रूल है कि पहले आप नो कॉन्फिडेंस ला देते हैं, गवर्नमेंट गिर जाती है, उसके बाद आप नए गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए देखते हैं है कि नहीं है, नहीं बन पाती है तो इलेक्शन कराना पड़ता है। अब इन्होंने कहा कि आप नो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं सकते जब तक कि आप ये ना कहें कि कॉन्फिडेंस मोशन कि मेरे पास है वो गवर्नमेंट बनाने का, ये गिरेगा, वो मेजोरिटी मेरे पास आ गया तो आप गुड एंड वेल, आप बनाइए गवर्नमेंट अपना। तो ये है, ठीक है। फिर इसमें कुछ इश्यूज है कि अगर ऐसा बीच बीच में होगा तो थोड़े से जो एमपीज हैं वो कुछ सालों के लिए इलेक्शन या कुछ महीने के लिए इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन जो बचे हुए ड्यूरेशन का होगा, तो वहाँ पे नहीं लेंगे, खासकर स्टेट लेवल पे वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। इन्होंने फिर एक एग्जांपल दिया कि बाई इलेक्शंस जो है, जैसे डेथ एंड रेजिग्नेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के कारण हो, तो उसको आप एक साल में कंबाइन करके एक साल में एक बार करवा लीजिए, क्लब्ड टुगेदर एंड हेल्ड इन ए वन ईयर। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कहाँ कहाँ एक साथ इलेक्शन लोग करवा रहे हैं, किस किस देश में ये है। इन्होंने साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया है, स्वीडन का एग्जाम्पल दिया है, जर्मनी का दिया है, और उनके पास फिक्स टेन्योर है। फिर उन्होंने जर्मनी के एग्जाम्पल में बोला है कि वहाँ पे जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस विदाउट आप एक सक्सेसर को दिखा के नहीं दे सकते कि आप इनका गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, मेरे पास है, मैं तुरंत गवर्नमेंट फॉर्म कर लूंगा, ठीक है। तो ये सब जो मेथड है यहीं पे इन्होंने रिपीट किया है कि ये सब अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो बेनिफिट ऑफ द साइमल्टेनियस इलेक्शन भी आपको हो जाएगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द डेमोक्रेटिक एंड द फेडरल प्रिंसिपल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज हम लोग लेंगे वो है इम्प्रूविंग बैटरी टेक्नोलॉजी फॉर द स्पीडी इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आजकल इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। हमने देखा है कि 50% ग्रोथ देखा गया है और 100 बिलियन की ये इकॉनमी होगी 2030 तक। सबसे ज़्यादा इसमें है कि क्या मेन चीज़ है कि हम पेट्रोल को हटा के बैटरी से गाड़ी चलाएंगे, बस हम यही जानते हैं, जिससे कि क्रूड ऑयल का कंजप्शन कम हो, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो कम हो। लेकिन दिक्कत है कि इसमें इस गाड़ी में सिर्फ 40% जो कॉस्ट है वो बैटरी सिस्टम को ही जाता है, और बैटरी ही तो मेन है और सब चीज़ें तो सेम ही रहेंगी ना। क्यों दिक्कत ये है, तो इन्होंने कहा कि लिथियम बैटरी जो आयन बैटरी है उसका क्या फंक्शन होता है, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसको बेसिक्स को समझिएगा कि क्या है। और लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट समझिए, एक मैंने सिर्फ इमेजिन कीजिए कि ये एक बैटरी है और यहाँ पे आपका कैथोड है और यहाँ पे ये एनोड है, ऐसा मैं जस्ट बना रहा हूँ, एनोड है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये वायर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इसमें फ्लो करके इधर से इधर जाएगा। जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट दिशा में करंट फ्लो होती है, तो ये बैटरी, ये गाड़ी चलने लगेगी, ठीक है। ये बड़े से गाड़ी के अंडर में ये है, ठीक है। गाड़ी का भी बना लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे चलेगी। अब अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ पे डिपॉजिट होगा। अब जब चार्जिंग करते हैं तो दोबारा ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ ला देते हैं, ठीक है, ताकि फिर ये प्रोसेस हो। ये एक सिंप्लीफाइड करके बताया, ये कॉम्प्लेक्स चीज होती है, लेकिन जस्ट आपको बताया कि ये एनोड एक कैथोड, ये दोनों को मिला के हम इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। यही प्रोसेस है, जब चार्जिंग करते हैं तो वापस वो इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर शिफ्ट करते हैं ताकि फिर से हो। तो ये तो टोटल बेसिक्स है। क्या खासियत है कि लिथियम का ही हम बैटरी बना रहे हैं। सबसे बड़ा खासियत है कि इट इज द लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट नोन टू द मैन, ठीक है, हल्का है। it has a high propensity to give the its electrons देगा तभी तो वो फ्लो होगा, तभी तो करंट फ्लो होगा। तो सबसे हाई मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है। पर चैलेंज क्या है, स्लो चार्ज हो रहा है अभी भी। अब एज कंपेयर टू द जो हम, अगर वहां पे रस नहीं हो, वहां पे ज्यादा क्राउड नहीं है, तो आपको पेट्रोल पंप पे जाना सिर्फ 5 मिनट लगेगा, आपको पैसे देके पेट्रोल फ्यूल करके या कोई भी फ्यूल आपको करा के रिफ्यूल करा के आप निकल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो काफी लंबे टाइम के लिए है। फिर उसका जो बैटरी का कॉस्ट अधिक है। फिर इन्होंने बोला है कि इंक्रीज देयर लाइफ स्पैन, ठीक है। इन्वायरमेंटल कॉन्सर्न भी इसमें भी है, क्योंकि जब माइनिंग करते हैं लिथियम का और इस बैटरी में
कोबाल्ट एंड निकल का भी यूज होता है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंटली दिस इज नॉट सस्टेनेबल। तो ये दो इशू है। फिर इन्होंने बोला है कि नया जो डेवलपमेंट है इस टेक्नोलॉजी में, जो लिक्विड हम इलेक्ट्रोलाइट लगाए थे, जो उसके जगह पे हम लोग सॉलिड स्टेट लिथियम बैटरी का यूज करेंगे। तो जो वो लिक्विड के कारण उसमें फ्लैमेबिलिटी ज़्यादा थी, आग लगने का चांस ज़्यादा था, वो कम हो जाएगा सॉलिड स्टेट बैटरी लगाने से। एक और अच्छी बात है कि इसका जो वेट है वो और कम हो जाएगा और चार्जिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। तो तीनों इशू को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। अभी इसका टेक्नोलॉजी अभी हम लोग उसको चीपर बना रहे हैं। इंडिया में इसके चांस है ये सब डेवलपमेंट के। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो मार्केट एक्सपेंडिंग है, जो ग्रोथ अभी हमने दिखाया, यहाँ का जो गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड सपोर्ट स्टार्टअप है, जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा है इस एरिया में। एंड होम ग्रोन ईवी कंपनीज भी है, जैसे एग्जांपल ओला, ओला इलेक्ट्रिक एंड आथ है, ठीक है। और जो रिसोर्स के लिए हमारे पास आईआईटीज एंड गवर्नमेंट रिसोर्स प्रमोशन इनोवेशन भी है। तो ये सब आप दिखा सकते हैं कि हमारे पास फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए ये पॉजिटिव साइंस है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आज का। हम अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो आप बेसिक्स जानिए कि कैसे वो फंक्शन करता है। दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक को एनोड एक को कैथोड कहते हैं। फिर इनमें का फंक्शन कैसे होता है, एक की तरफ से इलेक्ट्रॉन जाता है दूसरे पे पहुंचता है, ठीक है। नीचे से फिर दोबारा उसका जो लिक्विड था इलेक्ट्रोलाइट वहां पे चार्जिंग होएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट उसका क्या खासियत है लिथियम की यहाँ पे। फिर यहाँ पे चैलेंज हमने देखा है, फिर यहाँ पे हमने जो फर्दर डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी देखा। दिस इज ऑल अबाउट। आज के लिए इतना ही। जो रेलिवेंट हमने सारे टॉपिक कवर किया आज के न्यूज़ का, यहाँ पे मैं कंक्लूड करूंगा इस सेशन को। ऑल द बेस्ट फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू अगेन एंड जय हिंद।